एपिसोड के स्टार्ट में हम शू त्यान रेन को देखते हैं, जिसके सामने उसका एक वॉरियर खड़ा था और उसको बताने लगता है कि आपने जो काम हमें दिया था वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये बात सुनकर शू त्यान रेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि इतने मामूली से कल्टीवेटर को तुम लोग मार नहीं पाए। शू त्यान रेन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सामने खड़ा वॉरियर काफी ज्यादा डर चुका था और शू त्यान रेन से कहता है कि हमें माफ कर दे, हमसे मिस्टेक हो गई। लेकिन शू त्यान रेन तो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो अपने वॉरियर से कहता है कि तुम लोगों को उसे जिंदा छोड़कर नहीं आना चाहिए था। एक छोटा सा काम तुम लोग नहीं कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों से वो छटांग भर का लड़का भी डील नहीं किया जा रहा। और अब शू त्यान रेन की बातें सुनकर वो वॉरियर बोलता है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें क्या करना है। इस सीन के बाद हम न्यू सीन में देखते हैं कि कुछ वॉरियर्स को बांधा गया था और उनसे पूछताछ चल ही रही थी कि इतने में एक पर्सन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। उस पर्सन की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे कि इसे अचानक से क्या हुआ। इतने में वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स की हालत खराब होने लगती है और कुछ ही देर में वो सब तड़पने लगे थे और तड़प तड़प कर वो मर चुके थे। अब एक वॉरियर आगे आता है और उसकी ब्रेथ को चेक करने लगा था कि ये जिंदा है या फिर मर गया। उस वॉरियर को जैसे ही ये बात पता चलती है कि वो सब लोग मारे जा चुके हैं तो वो अपने लीडर को बताने के लिए चला गया था। और कुछ ही देर में वो वॉरियर शू त्यान रेन के पास वापस आता है और आकर बताने लगा था कि वो सारे के सारे वॉरियर्स मर चुके हैं। और इस पर शू त्यान रेन कहता है कि इनके फैमिलीज को अच्छे से डील करना। जबकि दूसरी तरफ हम ऑरेंज को देखते हैं, जो कि ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी और उसे यू हाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं यू हाओ को कुछ हो ना जाए। तभी वो शू त्यान रेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और शू त्यान रेन से कहने लगी थी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब वो कहने लगी थी कि यहाँ पर तो इतने सारे सेक्ट हैं, लेकिन इतने सारे सेक्ट में से अगर आप एक ही सेक्ट को अपना दुश्मन बनाकर उसके ऊपर अटैक करेंगे और ये बात सबके सामने आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपको इसके बारे में एक दफा जरूर सोचना चाहिए। लेकिन ऑरेंज के इतना मैनिपुलेट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था और शू त्यान रेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए इन सेक्ट को डील करना कोई ज्यादा मुश्किल बात है? तुम इस सब की फिक्र मत करो और इस सब से दूर रहो। किसको कैसे डील करना है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्योंकि ऑरेंज की बातें सुनकर शू त्यान रेन भी समझ गया था कि ऑरेंज आखिर चाहती क्या है और उसके दिल में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है शू त्यान रेन कोई बेवकूफ तो नहीं था और उसने बहुत सारे लोगों को देखा था। लेकिन शू त्यान रेन की बातें सुनकर ऑरेंज का दिल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब होगा क्या। ऑरेंज सोचने लगी थी कि शू त्यान रेन अगर इस मैटर को खुद से हैंडल करने लग गया तो तब क्या होगा। क्योंकि शू त्यान रेन अगर किसी को एक दफा अपना दुश्मन मान ले तो इतनी आसानी से वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या वो यू हाओ को छोड़ देगा? और ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में यू हाओ और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी। लेकिन अब ऑरेंज चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जितनी कोशिश कर सकती थी उसने कर ली थी और वो शू त्यान रेन के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर शू त्यान रेन को इसके बारे में पता चल जाता तो फिर यहाँ पर ऑरेंज की जान भी खतरे में थी। अब रात के वक्त हम काइतो को देखते हैं, जो कि विंडो से बाहर देख रहा था और उसके बाद वो यू हाओ और वैंग डोंग की तरफ आते हुए कहने लगा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सारे के सारे लोग सन एंड मून एम्पायर के भेजे हुए थे और वही हमारे ऊपर अटैक करवा रहे हैं और मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वैंग डोंग कहने लगी थी कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे इस अपॉर्चुनिटी को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ भी तो कर सकते हैं। लेकिन काइतो कहने लगा था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तो खतरे की घंटी बजती सुनाई दे रही है, कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। काइतो कहने लगा था कि सन एंड मून एम्पायर ने इतने सारे ट्रूप्स बना लिए हैं और आज तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया, तो कल वो क्या करेंगे। और यू हाओ कहने लगा था कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सन एंड मून एम्पायर ने हमारे ऊपर एक दफा अटैक कर दिया है और इस टाइम पर उसके इतने सारे लोग जब मारे जा चुके हैं तो दूसरी दफा फिर से वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। और भाई तो इस हालत में है नहीं कि वो अभी आकर अटैक कर सके या फिर फाइट कर सके, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अब इस पर काइतो कहने लगा था कि हमें शिंगहुई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मौका हमारे पास बार बार नहीं आएगा, लेकिन एक दफा मिला है तो हमें इसको यूज कर लेना चाहिए, जाया नहीं करना चाहिए। अब वैंग डोंग भी काइतो की बात सुनते हुए कहती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन वैंग डोंग की बात सुनते हुए उसे श्यो श्यो कहने लगी थी कि वैंग डोंग तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे कल की एग्जामिनेशन का क्या? हमें उस फाइट के लिए भी तो प्रिपेयर रहना है, वरना हम हार जाएंगे। और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और अगली मॉर्निंग हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां पर लोग अभी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और नॉकआउट राउंड्स अभी भी चल रहे थे। और फिर हम उस बैटल को देखते हैं जो कि वैंग शी कर रही थी।
वैंगशी बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही थी और जो भी पर्सन उसे फाइट करने के लिए आ रहा था वो एक भी पंच वैंगशी को नहीं मार पा रहा था। और बस बैटल ग्राउंड में आने के बाद वो सिर्फ एक ही अटैक करता है और उसके बाद उसको दोबारा अटैक करने का मौका ही नहीं मिला था। जो भी पर्सन बैटल ग्राउंड में आ रहा था वो वैसे ही दोबारा व्हील चेयर पर या फिर स्ट्रेचर पर ही वापस जा रहा था, क्योंकि अपने कदमों पर चलकर वापस जाने की उसमें इतनी पावर बचती ही नहीं थी। वैंगशी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी उस फाइट में। उसके बाद हम सब लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और उनके लिए हूटिंग भी कर रहे थे, बहुत ज्यादा शोर भी मचा रहे थे। वो सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और जिसके बाद हम मेंग होंगचैन और शाओ ये कुछ नहीं थे दी बकला कौन सा दिन ही था से हाँ कुछ तो मामा मार अपनी हवा ने से पेल गारो हाँ ताई है गाइस मी भी हुए रसो ये की लिबल ने मिन पर कोई सो न हुई है ताई लेकिन है वो हुई बोझने है बस हाँ तार है अपने नो पॉइंट पर हुए रसो ये वो ने मिन पर हाँ कुछ ताई लेकिन ट्रैफिक ने पॉइंट पर कुछ नहीं थी तो हुई ना दाम में ये फिटनेस ने हे तेरा कितना सब पता से तो बकनु हे तेरा नम रोशो तेरा की नो हदा से तो भी बेलेक नो होली बसे हुए के दो रवा पिक नो रोस का डाइक नो ई तेरा नो प्रकाश दे तो हुबे कुछ दाता के दी बका शो नो ने विन मजा बिक्स हे लेम के टिप्स का रखी नो ये रसा हुबे नहीं था सिक्स हे तो हुए गले में रखे आपस ने पॉइंट पर कुछ नहीं थी तो नो और अपनी स्नो पावर्स का यूज करते हुए भी ओपोनेंट्स को अच्छा सबक सिखा रही थी। और इसके साथ यू हाउ ने अपनी और भी बहुत सारी एबिलिटी से इसको यूज करते हुए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक किया था। और जितने भी वहां पर व्यूअर्स देखने के लिए आए थे वो यू हाउ के इन सारे अटैक्स को देखकर तो हैरान ही रह गए थे। उन्हें सबसे ज्यादा यू हाउ के अटैक्स ही अच्छे लगे थे और सबको ये बात तो अच्छे से समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो यू हाउ ही है। हो सकता है कि यू हाउ से ज्यादा पावरफुल भी कोई हो, लेकिन अब तक बैटल ग्राउंड में इतना ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं आया था, इसीलिए सब लोग सिर्फ यू हाउ को ही सपोर्ट कर रहे थे और उसकी फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। इन सारे फाइटिंग बैटल्स के बाद हमें पता चलता है कि वहां पर सिर्फ 32 टीम्स ही बच चुकी थी। और शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और कहती है कि मुझे तो इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और मजे मजे की बातें करते हुए वो फ्रूट्स भी खा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके फ्रूट्स कम हो रहे हैं। तभी वो कहने लगती है कि आखिर कौन मेरे साथ फ्रूट खा रहा है। तभी वो देखने लगी थी कि वैंग डोंग भी उसके फ्रूट खा रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे को तंग करने लगी थी। कुछ ही देर में हम होस्ट को देखते हैं जो कि सबके सामने आ चुका था और अनाउंस करता है कि एक नया राउंड स्टार्ट होने वाला है और ये सारी टीम बैटल्स होंगी। और फिर वो अनाउंस करता है कि ये राउंड सन एंड मून एम्पायर लड़ेगा। लेकिन इनका ओपोनेंट कौन होने वाला था ये देखने के लिए सभी लोग बेताब थे, क्योंकि सन एंड मून एम्पायर के लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनको हरा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जैसा ही वहां पर श्रेक एकेडमी का नाम आता है तो सब लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगे थे, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि अब ये फाइट कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी लोग ये सोच रहे थे कि इन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इन राउंड्स में पेयरिंग भी की जानी थी। तभी हम वैंगशी को देखते हैं जो कि अपने वेपन्स को देख रही थी और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और फिर हम यू हाउ और उसकी टीम को भी देखते हैं, यानी कि टैंकमैन टीम को भी सेलेक्ट कर लिया गया था सन एंड मून एम्पायर और श्रेक एकेडमी के साथ। लेकिन ये सुनते हुए वैंग डोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और यू हाउ की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या इन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सभी लोगों के साथ हम वहां पर शू तियानरेन और होंगचैंग को देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे देखकर और उनकी इविल स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे और कुछ तो उनके ऐसे प्लान्स थे जिनको वो फुलफिल करने वाले थे। इसके बाद हम काइतो को देखते हैं जिसे ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो कहता है कि ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जो शू तियानरेन का ऑर्डर होगा वही होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे उसका कोई प्लान हो। और शू तियानरेन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अभी उसे ये बैटल देखनी थी कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। अब हम देखते हैं कि यू हाउ के सारे टीम मेंबर्स ये कहने लगे थे कि ये हमारे खिलाफ एक ट्रैप है, जो कि हमें साफ समझ आ रहा है। लेकिन जब वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे तो यू हाउ उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है हम इनको हैंडल कर लेंगे। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। अब ये सारे राउंड अगले दिन ही होने वाले थे तो हमारा चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अरीना में बहुत सारी टीम्स थी और सपोर्ट करने के लिए पहले से ज्यादा लोग मौजूद थे, क्योंकि सब ये बात जानते थे कि ये राउंड पहले से ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसलिए सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और कुछ ही देर में हम होस्ट को भी देखते हैं जो कि सबके सामने आ चुका था और होस्ट भी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। होस्ट अनाउंस करता है कि सारी ओपोनेंट टीम्स एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाएं। तो हम सन एंड मून एम्पायर की टीम को देखते हैं जो कि अरीना भी आ चुकी थी और उसके सामने हम टैंकमैन की टीम को देखते हैं। यू हाउ और उसकी सारी टीम ही उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। और तभी हम सन एंड मून एम्पायर के सारे लोगों को देखते हैं जो कि यू हाउ और उसकी टीम का मजाक उड़ाने लगे थे और अपनी तारीफें करते हुए और अपने मुंह मियां मिठू बनते हुए कहने लगे थे कि हमें तो कोई भी हरा नहीं सकता।
लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए बई बई कहने लगा था कि क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि हमने नॉकआउट राउंड में तुम लोगों का क्या हाल किया था, तो इस बार भी हम जीत सकते हैं, इसलिए तुम लोग ज्यादा बातें मत करो। बई बई की ये सारी बातें सुनकर सन एंड मून एम्पायर के डीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और बई बई कहता है कि अभी फाइट स्टार्ट होगी तो पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुछ ही देर में वो फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है तो हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने वेंग डोंग के ऊपर कैनन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और वो अटैक की वजह से वेंग डोंग अपने परों को फैलाती है और उड़ने लगी थी। उसको फ्लाई करता देखकर वो पर्सन उसके ऊपर और भी तेजी से अटैक करने लगता है और चारों तरफ उसने आग फैला दी थी ताकि वो वेंग डोंग को वहां से नीचे गिरा सके और उसके परों के ऊपर भी वो अटैक करता है ताकि वहां से वेंग डोंग नीचे गिर जाए। उस पर्सन के सारे अटैक्स को ही वेंग डोंग डॉज कर रही थी फ्लाई करते हुए और इस पर उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने अटैक्स को और भी ज्यादा स्पीड अप कर दिया था। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वेंग डोंग ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस पर्सन को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है और कुछ ही देर में उस पर्सन की हालत खराब हो चुकी थी। और उसके बाद हम यू हाओ के साथ उसके साथियों को देखते हैं जो कि ये कहने लगे थे कि हमें टीम बैटल के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा और यूनाइट होकर ही फाइट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें 5 पर्सन्स हैं जिसमें से एक की हालत तो वेंग डोंग पहले ही खराब कर चुकी है। वेंग डोंग ने एक पर्सन को तो बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया था ताकि अगर उनकी फाइट हो भी तो वो लोग अपने टीम को इतना ज्यादा स्ट्रेंथन महसूस ना करें और उनको इस बात का एहसास हो जाए कि उनका एक पर्सन तो पहले से ही वीक हो चुका है और उनकी टीम भी वीक हो जाए। अब हम सन एंड मून एम्पायर के लोगों को देखते हैं जिन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और कुछ ही देर में वहां पर दूसरा ओपोनेंट आ चुका था और उसको देखकर सभी लोग हैरान भी रह चुके थे क्योंकि उसको मैन ऑफ गन्स भी कहा जाता था। उसके पास बहुत ही ज्यादा कैनन और गन्स थी और आते ही उसने वेंग डोंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे और वेंग डोंग उसके अटैक से बचने लगती है, लेकिन वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वेंग डोंग उस पर्सन के ऊपर अटैक करती है लेकिन एक शील्ड बनाते हुए उस पर्सन ने खुद को बचा लिया था और उसके बाद वो अपने वेपन्स को और भी ज्यादा अपडेट करता जा रहा था और तभी यू हाओ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके वेपन्स भी बहुत ही ज्यादा अपडेटेड हैं और मुझे लगता है कि वेंग डोंग को इससे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वेंग डोंग अचानक से उस पर्सन के ऊपर एक अटैक करती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था और फिर वो डिसाइड करती है कि उसके ऊपर जाकर पर्सनल अटैक भी करेगी ताकि वो और ज्यादा वीक हो जाए और टीम बैटल में फिर से यू हाओ की टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो। लेकिन हम देखते हैं कि होस्ट बीच में आ चुका था और वो वेंग डोंग को ऐसा नहीं करने देता और वेंग डोंग को कहता है कि तुम जीत चुकी हो और ये बात उसने अनाउंस भी कर दी थी। होस्ट की बात सुनते हुए वेंग डोंग वहां से वापस जाने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो किंग ऑफ गन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो वेंग डोंग के ऊपर अपनी गन से एक शॉट कर देता है और हम यू हाओ को देखते हैं जिसने उसको ऐसे करते हुए देख लिया था और वो अपनी मेंटल एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक तो कर देता है, लेकिन उस पर्सन के अटैक की वजह से वेंग डोंग भी इंजर्ड हो चुकी थी। वेंग डोंग को इंजर्ड होता देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और सबको इस बात का पता लग गया था कि ये टीम चीटिंग कर रही है और यू हाओ भी कहने लगा था कि यहाँ पर चीटिंग हो कैसे सकती है, लेकिन होस्ट सामने आकर कहता है कि तुम इसमें काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो तो मैं तुम्हें आउट करता हूँ। लेकिन xiaoxiao कहने लगी थी कि हमारे साथ ही गलत हो और अब हमें ही आउट करते हैं, ये क्या बदतमीजी है। अब ऑडियंस ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और सोचने लगती है कि सन एंड मून एम्पायर आखिर करना क्या चाहता है, क्या यहाँ पर हमेशा वही होगा जो कि सन एंड मून एम्पायर चाहेगा। अभी वो होस्ट ये सारी बातें कर ही रहा था कि वहां पर एक न्यू होस्ट एंट्री मारता है और आता ही उस होस्ट को उसने थप्पड़ मारकर नीचे जमीन पर गिरा दिया था और फिर उससे कहने लगा था कि एक तो यहाँ पर चीटिंग हुई है और तुम इनका साथ दे रहे हो, अब हर चीज को मैं खुद डील करूंगा क्योंकि मैं चीफ रेफरी हूँ, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम रेफरी हो। और उसके बाद वो सन एंड मून एम्पायर के उस वॉरियर को देखते हुए कहने लगा था कि जाओ मैं तुम्हें भी एलिमिनेट करता हूँ क्योंकि तुमने चीटिंग की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो न्यू होस्ट ये भी कहने लगे थे कि जिन भी लोगों को इस पहले रेफरी ने आउट किया है वो सब भी दोबारा टीम में आ सकते हैं और इस पर यू हाओ कहता है कि ठीक है, हम खुद को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते हैं ताकि हम रिकवर कर ले। और उसके बाद नेक्स्ट बैटल में हम देखते हैं कि काइटो फाइट करने के लिए जा चुका था। उसका ओपोनेंट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन काइटो भी हार मानने वाला नहीं था और जाते ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में काइटो ने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अटैक करते हुए उस पर्सन को वहीं पर ढेर कर दिया था और उसके गिरने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर शाओ होंग चैन आ चुका था जो कि आकर अनाउंस करता है कि नेक्स्ट बैटल मैं फाइट करूंगा और फिर वो यू हाओ को चैलेंज करता है और उसे वहां पर देखकर तो सभी लोग उसको चीयर अप करने लगे थे और बहुत ही ज्यादा शोर करने लगे थे और एक्साइटेड हो गए थे। अब यू हाओ जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था वो सबके सामने अनाउंस करता है कि इंडिविजुअल फाइट बैटल्स तो बहुत ही ज्यादा हो गई, अब मैं टीम बैटल करना चाहता हूं। और इस पर सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि बिल्कुल अब हम टीम बैटल देखना चाहते हैं।
लेकिन सामने हम शो होंगचेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और सोचने लगता है कि अगर टीम बैटल हुई तो मैं पिट के हारूंगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अनाउंस कर दूं और बिना पिटे में साइड पर हो जाऊं। इसलिए वो अनाउंस करता है कि मैं टीम बैटल नहीं करना चाहता और मैं अपनी हार तस्लीम करता हूं। और जिनमें लोगों को सच के बारे में पता था तो वो ये बात जानते थे कि सन एंड मून एम्पायर के बाकी सारे वॉरियर्स तो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और वहां पर सिर्फ अभी शाओ होंगचेन ही बचा था और अगर वो फाइट करता तो बुरी तरह हार जाता। और होस्ट ने ये चीज अनाउंस कर दी थी कि यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर ने सरेंडर कर लिया है और ये बात सुनते हुए ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। अब हमारा सीन चेंज होता है और रात के वक्त हम यूहाओ को देखते हैं जो कि एक टूल बना रहा था और काइतो से कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर शाओ होंगचेन ने हार मान ली। और यूहाओ से कहने लगा था कि हाँ ये तो है, लेकिन उसने अगर हार मानी है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और वो बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। इसके साथ ही यूहाओ स्क्रीन की तरफ भी देखता है जहाँ पर विनिंग टीम्स के बारे में बताया गया था और एक पर्सन यूहाओ के पास आकर उसे प्रमोशन लेटर देता है, जिसको पकड़ते हुए यूहाओ वहां से बाहर की तरफ जाने लगा था। लेकिन बाहर जाने से पहले वो वहां पर कुछ लोगों को देखता है जो कि अपने हाथ में कुछ नाइफ्स पकड़े हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। और यूहाओ काइतो से कहने लगता है कि मुझे ये लोग बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, ऐसा कि कोई खतरा आने वाला हो। काइतो तुम्हें क्या लगता है? और उस पर काइतो कहने लगा था कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये हम पर अटैक करने के ही बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्द हम पर अटैक कर देंगे। और ये कहकर वो दोनों बाहर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन क्या होने वाला था? क्या सच में वो दोनों लोग यूहाओ और काइतो के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले थे? इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो